आखिर क्यों मणिपुर आज भी जल रहा है? इतिहास में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यह समुदाय आज भी लड़ रहा है? क्या इसका असली मुद्दा एसटी की मांग है या कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और सभी को स्वागत है मेरा चैनल एमपी शिक्षा पे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक टास्क किए थे। आज हम लोग कारण एफआईआर के बारे में जाने वाले। तो आज हम लोग मणिपुर की केस स्टडी करेंगे। जो मणिपुर पे आग जल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका एक मेजर रीजन है जो एसटी की मांग मिताई कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, उसको स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था। इसी चीज का खिलाफ करते हुए ट्राइबल लोग ने यहाँ पे ये जंग छेड़ा हुआ था। तो आज हम लोग विस्तार से जानेंगे इसकी असली मुख्य कारण को, इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो आज मैं कुछ बेसिक पॉइंट लेके आया है मणिपुर के बारे में। जो भी पॉइंट हो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मणिपुर की पहली बात जो आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे बिलोंग करता है। आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब जो 7 स्टेट है, आसाम हो, नागालैंड, अरुणाचल या अलग अलग हिंदू प्रदेश। और ये क्या है कि ये जो भी जैसे अलग पार्ट है इंडिया के, जैसे कि दिल्ली हो या साउथ इंडियन कोई भी पार्ट हो, उससे थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। और मणिपुर को लैंड ऑफ जेम्स कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लैंड ऑफ जेम्स मतलब जवाहरात की जमीन। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत मिल सकता है। और यहाँ के लोग मणिपुर में 76% एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। इन लोग का जो भी इकोनॉमिक है एग्रीकल्चर से ही मिलता है। और ज्यादातर यहाँ पे हॉरिकल्चर क्रॉप करता है, जैसे कि आपको फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, ऑर्नामेंटल हो या मेडिसिनल प्लांट हो, ये सभी क्या है हॉरिकल्चर क्रॉप में आता है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन में हो रहा होगा कि हॉरिकल्चर क्रॉप का मतलब क्या है। हॉरिकल्चर क्रॉप का मतलब है जैसे कि आप कुछ खेती करते हैं जिससे आपको इनकम मिलते हैं। आपने फ्रूट का उगाया, वेजिटेबल उगाया, ऑर्नामेंटल उगाया, आपने बिक्री कर लिया, उसके बाद आपको जो पैसे मिलते हैं आपको इकोनॉमी के लिए आपको काम आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हॉरिकल्चर क्रॉप। मणिपुर की जो टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया कवर है वो 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है। और इनमें से जो वैली एरिया, वैली मतलब जो प्लेन एरिया है बीच में, वो है 2238 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि इसका 90% हिली एरिया है और इसका जो सिर्फ 10% ये प्लेन एरिया, प्लेन मतलब जो वैली एरिया है। तो दोस्तों आप लोग ने फुटबॉल का स्टेडियम तो देखा ही होगा, कुछ उसी तरीके से जो कि हमारे इम्फाल वैली है, ये इम्फाल वैली है, ये एक फील्ड की तरह दिखता है। और इसकी चारों ओर जो है एक हिली एरिया से कवर्ड किया हुआ है, चारों ओर हिली एरिया से कवर्ड है। और ये एक देखने में गैलरी जैसा लगता है जहाँ पे लोग बैठ के जो फुटबॉल की आनंद लेता है। और ये जो फील्ड एरिया है, जो वैली एरिया है, ये बस 10% ही कवर्ड है और जो पूरा हिली एरिया 90% कवर्ड है। और इस 10% एरिया में ज्यादातर पॉपुलेशन रहता है मणिपुर की। और बात किया जाए अगर हम लोग मिताई लोगों की, तो मणिपुर में 64% लोग मिताई ही है। और बाकी जो है उसमें ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसमें कुकी हो या नागा, इस तरीके का समुदाय दिखा जाता है। लेट्स नो अबाउट द मेन रीजन ऑफ द वायलेंस। इसकी जो मुख्य कारण है हिंसा की क्या है? इसकी जो शुरुआत होता है वह 27 मार्च 2023 में। क्या हुआ कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें मिताई लोगों ने एसटी की मांग किया गया था और इन्हें 4 हफ्तों तक इसका रिकमेंडेशन यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए बोला था। और इसी बात से जो ट्राइबल लोग है उसने इसका विरोध किया। पर बात बस इतना ही नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मणिपुर की पूरा जो हिस्टोरी है उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी हमें पूरा बात पता चल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि कुकी समुदाय किस तरीके से मणिपुर पे आया था, इसका माइग्रेशन किस तरीके से हुआ था। लेकिन बता दूं कि कुकी समुदाय जो है वो आया नहीं था, उसका लाया गया था। किस तरीके से? जो कंगलेपाक किंगडम है ये वैली पे था और इसको जो संभाला गया था वो ब्रिटिश का द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था। तो उस समय में क्या होता था, हिली एरिया से नागा समुदाय आके वहां पे रेड किया करता था, कुछ ज्यादा सामान जो होते थे उसको ले जाया करता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश प्रोटेक्टर ने इन्होंने कुकी चिन हिल जो बर्मा में है उसमें से कुकी जमी को बुलाया गया था। एक शील्ड की तरह काम करते थे, एक सुरक्षा कवच था नागा और मितई के लोग के बीच में। अगर कुकी समुदाय को मितई समुदाय की सुरक्षा के लिए लाया गया था तो क्या कारण हो गया कि इन दोनों के बीच में डिवाइडेशन हो गया? इसका एक बहुत ही मुख्य कारण है। 1950 में ऐसा किया हुआ है कि वहां पे एक नागा मूवमेंट चालू हो गया, जिसके कारण मितई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन जब 1990 में कुकी समुदाय ने उनका एक अलग ही लैंड का मांग किया, उन लोग ने कुकी लैंड का मांग किया, एक अलग ही स्टेट का मांग किया था। यही एक मुख्य रीजन था जिसके कारण मितई समुदाय और
कुकी समुदाय के बीच में एक बहुत ही बड़ा जंग शुरू हो गया। आफ्टर 1993 में हिंदू मिताई और पंगाल के बीच में क्लेश हो गया। पंगाल जो है मुस्लिम कम्युनिटी, और इसी बीच में नागा और कुकी समुदाय में भी एक बहुत ही बड़ा जंग छेड़ गया, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिताई समुदाय और पंगाल के बीच में, जो कि मुस्लिम है, उनके बीच में एक जंग छिड़ गया था। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि मुस्लिम किस तरीके से मणिपुर में आए, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ड्यूरिंग द प्री पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की, उस समय जो ईस्ट बंगाल है, बाद में वो ईस्ट पाकिस्तान हो गया और प्रेजेंटली वो बांग्लादेश में, वहां से बहुत सारे लोग माइग्रेशन होकर मणिपुर पे आया था, जिनमें 8% लोग वहां पे मुस्लिम है। आप सभी को पता ही होगा, इस जंग में जो है धर्म स्थल को भी जलाया गया था, मंदिर हो या चर्च है, सबको जलाया गया था। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि क्रिश्चियनिटी जो है, इसका संख्या किस तरीके से बढ़ गया ट्राइबल लोग के बीच में। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रीजन है। इस बात से मैं किसी भी धर्म का अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो हिस्ट्री पे दिया गया है मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ। मेजर ट्राइबल लोग शॉर्ट टाइम में किस तरीके से क्रिश्चियनिटी धर्म में परिवर्तन हो गया। उस समय क्या था कि मणिपुर पे प्रिंसिपलिटी की रूल हुआ करता था, मतलब प्रिंस की रूल हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटिश ने राज किया, वहां पे एक समझौता हो गया था ब्रिटिश और प्रिंसिपलिटी के बीच में। उस समझौता में कहा गया था कि जो भी इनर पार्ट है, इनर पॉलिसी, वो प्रिंसिपलिटी के द्वारा कर सकता है। लेकिन जो भी आउटर पार्ट है, उसमें क्या है कि जैसे कि फॉरेन कम्युनिकेशन हो या मिलिट्री हो, वो ब्रिटिश के अंडर पे आएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों, उन लोग ने एक बहुत ही बड़ा प्लानिंग किया। 1894 में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को मणिपुर पे भेज दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे एजुकेशन की फैसिलिटी देने लगा। जो भी गरीब लोग हैं, उन लोग को फैसिलिटी नहीं मिला करता था उस समय, उन्होंने एजुकेशन का फैसिलिटी दे दिया। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी का फैसिलिटी दे दिया। यही एक मुख्य कारण था जिसका वजह से ट्राइबल लोग जो भी था, वो धीरे धीरे करके क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन होने लगा। 1901 की सेंसस के सर्वे के मुताबिक वहां पे 8% क्रिश्चियन बन गया था, लेकिन उस समय 60% हिंदुइज्म था। बाद में क्या हुआ, 1991 में वो बढ़ के 34.11% क्रिश्चियनिटी हो गया था, और आते आते 2021 में ये 40% से भी ज्यादा क्रॉस हो गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसका आज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था हिंदू मिताई के साथ। डिमांडेड फॉर एसटी स्टेटस, 1949 से पहले मिताई कम्युनिटी जो थे, वो लोग एसटी स्टेटस का हकदार था। बाद में 1949 में जब स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के मार्च हुआ, तब उन लोग का एसटी कैंसिल कर दिया। उन लोग मतलब मणिपुरी कम्युनिटी का एसटी कैंसिल कर दिया। उसके बाद ज्यादातर मिताई कम्युनिटी की लोग 10% वैली पे रहता है, लेकिन उन लोग को क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला गया, जिसमें एक आईन लागू हुआ था, लैंड पार्फॉर्म एक्ट। इसी एक्ट के तहत इन लोगों को वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला। आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस तरीके से नहीं मिला है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो ये पूरा एरिया, इनमें से ये छोटा सा 10% एरिया है, क्या है, ये वैली एरिया है, और इनमें ज्यादातर मणिपुरी कम्युनिटी रहता है, सॉरी मिताई कम्युनिटी रहता है। मिताई या मणिपुरी कम्युनिटी एक ही बात है। उन लोग 10% एरिया पे रहता है, और इस एक्ट के तहत इन लोग को क्या है कि ये हिली एरिया पे जाके जमीन खरीद के वहां पे रह नहीं सकता है। लेकिन 90% एरिया पे जो ट्राइबल लोग रहता है, वो इस प्लेन एरिया पे आके, इस वैली एरिया पे आके लैंड खरीद के रह सकता है। तो इस बात को लेके आप उस वायलेंस को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकता है कि 90% एरिया पर रह के भी वो फिर वैली एरिया पे जाके भी लैंड खरीद के बैठ सकता है, लेकिन वो राइट्स मिताई कम्युनिटी को डिनाइड है। उन लोग हिली एरिया पे जाके रह नहीं सकता है। तो इस बात को भी लेकर थोड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यहाँ पे, और हम लोग जानेंगे। तो जो एसटी स्टेटस मिताई की कम्युनिटी को देने वाला था, उसमें ट्राइबल लोग अगेंस्ट क्यों हुआ, इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी पॉलिटिकल पावर है मणिपुर में, ज्यादातर पॉलिटिकल पावर मणिपुर में मिताई कम्युनिटी के हाथ में। इनमें टोटल 60 असेंबली में 40 असेंबली मिताई कम्युनिटी की है और बाकी ट्राइबल लोग की है। और यहाँ पे इन लोग को क्या डर है कि अगर ये एसटी स्टेटस मिताई कम्युनिटी को मिल जाता है, तो इन लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी, जो एसटी क्वाटा में जो रिजर्वेशन होता है, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, उसमें कुछ एक डर महसूस हो रहा है। तो कन्फ्लिक्शन होने का कुछ मेजर रीजन यहाँ पे दिया भी गया है। तो एक नंबर पे जैसे कि फॉरेस्ट एविक्शन, वहां पे क्या हुआ, जो इलीगली वहां पे बैठा हुआ था बाहर से आके, उन जगहों पे एविक्शन किया गया था।
और दूसरा नंबर एसटी डिमांड। ये तो मैंने बताया गया था कि एसटी डिमांड के खिलाफ क्यों है। और दूसरी बात, ट्राइबल लोगों का मानना है कि मणिपुर में उन लोग का 40% पॉपुलेशन होने के बाद भी उन्हें असेंबली पे रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता है। ये एक एलिगेशन लगाया गया है उन लोग की तरफ से। और आपको इससे तो पता ही होगा, पूरी जगह जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो कहीं से माइग्रेशन हुआ वो भी पता नहीं चल पाता है। तो ऐसा माना जाता है कि चंदनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मणिपुर पे है, वहां पे ज्यादातर लोग बाहर से आके गांव बना के वहां पे बैठा हुआ है। और इस चीज को मणिपुर की जो समुदाय है उन लोग ने इसका खिलाफ किया है, इन लोग का अगेंस्ट किया। तो 4 नंबर है बहुत ही इलीगल काम, वो है ड्रग्स कल्टीवेशन, जैसे कि पॉपी फील्ड। ये ज्यादातर ट्राइबल पीपल करते हैं जंगलों पे। उन लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से इन लोग ये ज्यादातर ड्रग्स कल्टीवेशन वहां पे करता है। लेकिन अभी का समय में बहुत सारे ड्रग्स कल्टीवेशन, इस पॉपी फील्ड को वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया था कि ऐसा ड्रग्स का धंधा ना हो पाए। तो 5 नंबर में फर्स्ट वायलेंट प्रोटेस्ट। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो सूराचंदपुर में 38 विलेज है वो इलीगली सेटलमेंट हुआ है, वहां के वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, उन लोग बाहर से आके यहाँ पे गांव बना के बैठा हुआ है। तो इसके लिए भी जो खिलाफ किया गया था। तो ये कुछ मेजर रीजन है जिसके कारण आज मणिपुर में का ये हालत है। मणिपुर में जो कंफ्लिक्ट हुआ है दोनों समुदाय के बीच में, यही जो मेजर रीजन। अभी तक हमने ये मेजर रीजन आप लोगों को पहुंचाया है, तो हम लोग और ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। तो अंतिम में हम लोग बस यही आशा रखते हैं कि जो मणिपुर की लोग हैं उन वहां पे एक शांति फैल जाए, जो भी है उन लोग एडजस्ट करके रह सके, सारी चीजें शांत होकर ठीक हो जाए। और आज का जो मैंने मणिपुर की केस स्टडी किया है बस इतना ही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। फ्यूचर में और मैं कुछ केस स्टडी आपके साथ लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।